Hello everyone, I am Nisha. Welcome back to my channel NCRT ज्ञान। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 6 की सिविक्स की चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है गांव का प्रशासन यानी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो अगर हम लोग गांव के प्रशासन की बात करें तो अपने देश के थ्रू हम लोग समझेंगे कि आखिर हमारे देश में जितने भी गांव हैं उसमें प्रशासन किस तरह से किया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए प्रशासन का अर्थ है कि अगर गांव में पानी की कमी हो, बिजली की कमी हो, सड़क की कमी हो तो उसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला जाता है। कोई भी जमीन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, अगर उसका कागजात नहीं मिलता है, अगर उसमें कोई दूसरे आदमी से झगड़ा हो जाता है कि ये मेरा जमीन है, ये मेरा जमीन है, तो इस तरह के भी मामलों को निपटारा किस प्रकार किया जाता है। इसी के थ्रू हम लोग क्या समझेंगे कि गांव के लेवल पे प्रशासन कैसे किया जाता है। और इसमें हम लोग दो अधिकारी के बारे में भी जानेंगे, जिसमें से एक अधिकारी है पुलिस का क्या रोल है इसमें, और एक राजस्व का कर्मचारी जो होते हैं उनका क्या रोल है। तो ये दो के बारे में हम लोग इसमें जानने के लिए मिलेगा। और इसमें हम लोग को एक गांव का झगड़ा के बारे में भी स्टोरी है, जिसमें एक का नाम है मोहन और एक का नाम है रघु। ये दोनों क्या है, किसान हैं, लेकिन एक क्या है, एक के पास जमीन कम है और एक के पास क्या है, जमीन थोड़ा ज्यादा है। तो इसमें दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है और उसका निपटारा किस तरह से किया जाता है उसके थ्रू भी हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग शुरुआत में ही क्या करते हैं, पहले रघु और मोहन के बीच में क्या बातें होती है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि दो किसान हैं जो आपस में क्या झगड़ा कर रहे हैं। तो यही यहाँ पे दिखाया गया है। एक किसान का नाम है रघु और एक किसान का नाम क्या है, एक किसान का नाम हो गया मोहन। तो अब क्या होता है कि मोहन के पास जो जमीन है वो बहुत टाइम से अपनी जमीन पे खेती करते रहता है। वो अलग अलग तरीके से अपना उगाता है, जो भी खेती कर कर और अपना जीवन जीता है। उसी के बीच में क्या है, बगल में क्या है, रघु का खेत है। यानी कि दोनों का खेत क्या है, अगल बगल में ही है। और दोनों का खेत का बीच में एक बाउंड्री जैसा है, छोटा सा। हम लोग देखे होंगे कि जैसे देखिए यहाँ पे आप लोगों को खेत में बाउंड्री जैसा दिख रहा होगा, उसमें यहाँ पे देखिए ये जो बाउंड्री है, मान लीजिए कि ये खेत क्या है, मोहन का है, और ये खेत क्या है, रघु का है। और ये बीच में बाउंड्री ये दोनों खेतों को क्या करती है, अलग करती है। तो हम लोग देखेंगे कि दोनों के बीच में झगड़ा क्यों होता है। तो जैसे ही ने एक दिन क्या होता है कि मोहन अपने खेत में आता है। ये मान लीजिए मोहन है, ठीक है। मोहन अपने खेत में आता है तो देखता है कि ये जो रघु है वो अपना खेत को क्या किया है, मोहन के साइड थोड़ा सा और बढ़ा लिया है। यानी ये जो बाउंड्री है इससे भी आगे वो अपनी खेती को बढ़ा लिया है। तो रघु को क्या, मोहन को क्या होता है, मोहन देखता है कि ये तो मेरी जमीन है, ये इसमें कैसे आ गया आगे, इसका तो इतना दूर तक ही जमीन है जो इस घर वाला है, तो ये मेरी जमीन की तरफ क्यों बढ़ गया। तो दोनों क्या सोचता है कि मैं जाकर रघु से पूछता हूँ कि तुम क्यों आगे इतना आ गया। लेकिन वो डरता भी है क्योंकि जो रघु होता है उसके पास क्या होती है, थोड़ी जमीन ज्यादा होती है। और प्लस क्या होता है, रघु के जो ताऊ हैं वो क्या होते हैं, उस गांव के सरपंच भी होते हैं। तो हम लोगों के भी गांव में हम लोग देख सकते हैं कि जो थोड़ा बड़ा होता है आदमी, जिसके पास थोड़ी जमीन होती है, जिसके पास थोड़ा पैसा होता है, जिसके पास थोड़ा पावर होता है, उसके पास गरीब जो होते हैं वो कुछ बोलने से पहले डरते भी हैं। तो इस तरह का मोहन के साथ भी होता है। लेकिन फिर भी मोहन क्या बोलता है, नहीं मैं पूछूंगा रघु से कि आखिर तुम मेरे खेत के ओर कैसे आ गए। तो रघु जाता है मोहन जाता है रघु के घर। तो अब जैसे ही मोहन गया, अब बोलता है कि तुम मेरे खेत में कैसे आ गए। तो रघु को क्या करता है, रघु को बोलता है तुम मेरे खेत में कैसे आए। तो रघु बोलता है, इस बात को मानने के लिए नहीं रेडी होता है कि ये जमीन क्या है, वो मोहन की है। लेकिन क्या मोहन की जमीन रहती है तो उसके लिए मोहन कोई प्रूफ नहीं दिखा पाता है। तो उसके बाद क्या बोलता है कि मैं मानूंगा ही नहीं कि मैं तुम्हारी, ये तो मेरी जमीन है इतने दूर से, इसलिए मैं आगे बढ़कर खेती कर रहा हूँ। तो उसी के साथ भी रघु क्या करता है, वो अपने साथ एक और मजदूर को बुला लेता है और दोनों मिलकर क्या करते हैं, मोहन के साथ झगड़ा करने लगते हैं।
अब जैसे ही झगड़ा शुरू होता है, दोनों में बहुत बहसा बहसी होती है। बस उसी बीच क्या करता है, जो रघु रहता है जिसके पास ज्यादा जमीन रहती है, वो मोहन को क्या करता है, वो मारपीट पर उतर आता है और उसे क्या कर देता है, थोड़ा घायल कर देता है। उसके बीच में सारे गांव वाले उसे बचाते हैं। उसी बीच में क्या होता है, उसकी एक गांव वाला मरहम पट्टी कर देता है और बोलता है, मोहन का जो एक दोस्त होता है वो डाकघर में काम करता है, तो बोलता है देखो मोहन, ये सब झगड़ा से तुम्हारा कोई चीज नहीं होने वाला है, ये सॉल्यूशन का सही रास्ता नहीं है। तुम क्या करो, जाओ सबसे पहले पुलिस थाने में और एक रिपोर्ट लिखवाओ इस मुद्दे से रिलेटेड कि मेरी जमीन को कब्जा कर लिया गया है रघु के द्वारा। अब क्या करते हैं, बहुत सारे लोग उसे मना करते हैं कि मत जाओ पुलिस स्टेशन, क्योंकि बहुत वो तो बड़े आदमी हैं, तुम्हारा बहुत खर्चा हो जाएगा, बहुत पैसा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसे बोलते हैं कि नहीं जाना चाहिए। तो उसी बीच बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारे से पहले तो रघु चला गया होगा, वो तो आगे पहुंच भी गया होगा पुलिस स्टेशन। तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बात उससे बोलते हैं मोहन को। लेकिन फिर भी मोहन क्या सोचता है, मोहन क्या करता है, लास्ट में डिसाइड करता है कि नहीं, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और मैं रिपोर्ट लिखवाऊंगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि लास्ट क्या होता है, पुलिस स्टेशन पर बात आके रुक जाती है कि वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए रेडी होता है। तो अब जब वो पुलिस स्टेशन जाता है, कौन जाता है, मोहन, जिसकी जमीन को कब्जा कर लिया गया था रघु के द्वारा। तो वो पुलिस स्टेशन जाता है, अब देखता है कि पुलिस स्टेशन में जाता है, बोलता है कि सर मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। तो पुलिस बोलते हैं कि क्यों, क्या हो गया है। तो वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए जैसे ही बोलता है कि ऐसा ऐसा बात है, मेरी जमीन को रघु ने कब्जा कर लिया है, तो मुझे इसके लिए रिपोर्ट लिखवानी थी। तो क्या करते हैं, वहां पे जो बैठे रहते हैं पुलिस में, वो क्या करते हैं, उसकी रिपोर्ट को लिखने से मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि छोटी मोटी बातों को हम लोग नहीं सुनते हैं, तो तुम्हारा रिपोर्ट हम लोग नहीं लिखेंगे। तो मोहन क्या करता है, बाहर में गांव वाले लोग जितने खड़े रहते हैं उसे बुलाता है और क्या करता है, बोलता है कि देखो मेरा रिपोर्ट ये लिखने के लिए नहीं है तैयार। तो जब गांव वाले बोलते हैं कि सर मैंने देखा है, इसे मारा गया है और इसकी जमीन सच में हड़पी गई है, तो लास्ट में क्या होता है, पुलिस थाने में उसकी रिपोर्ट को दर्ज कर लिया जाता है। और उसमें क्या होता है कि पुलिस थाने में जब रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है, तो इससे हम लोग यह जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर हम पुलिस थाने में दर्ज करेंगे तो किस पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करते हैं। तो हम लोग देखते हैं आगे। तो हम लोगों के गांव में अगर कोई भी किसी भी तरह का चोरी होता है, या कोई एक्सीडेंट हुआ, या किसी से मारपीट हुआ, या किसी से झगड़ा हुआ, तो ये सारा रिपोर्ट हम लोगों को अपने गांव में जो पुलिस स्टेशन होता है, लोकल लेवल पे जो पुलिस स्टेशन होता है, जिसके क्षेत्र में हमारा गांव आता है, यानी कि जिस पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में हमारा गांव आता है, हम लोग उसी पुलिस थाने में जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। क्योंकि उनकी ही जिम्मेदारी होती है कि हमारे क्षेत्र में जो भी इस तरह के प्रॉब्लम है, चोरी हो गया, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, किसी से मारपीट हो गया, तो उसका सॉल्यूशन करे, उसके बारे में जांच पड़ताल करे और आगे का कार्रवाई जो है वो करे। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक पुलिस स्टेशन के यहाँ पे चित्र दिया गया है, यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पुलिस थाने में होने वाला काम क्या है। तो जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे, तो मोहन क्या किया, थानेदार के पास गया, पूरा मामला बताता है। मैंने आप लोग को बताया, तो वो बहुत रूडली उसके साथ बिहेव करता है कि नहीं लिखेंगे। तो ये सारी बात हम लोग समझ गए। तो जब लास्ट में क्या होता है, पुलिस थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है। तो यहाँ पे लिखा गया है फिर कि राजस्व विभाग का काम क्या होता है। अब तो हम लोग यहाँ तो पुलिस थाने का काम देख रहे हैं कि पुलिस में वो रिपोर्ट लिखवाया जाके, अब उसके पास आता है, हम लोग क्या बोले थे, इसमें दो प्रशासनिक ढांचा के बारे में पढ़ेंगे, एक पुलिस के बारे में, एक राजस्व विभाग के बारे में। अब हम लोग पुलिस का तो काम देख लिए, अब हम लोग देखते हैं राजस्व विभाग का क्या काम होता है। तो जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना क्या होता है, वो काम होता है राजस्व विभाग का। जमीन की नाप करना, उसका क्या रिकॉर्ड, किसके पास कितनी जमीन है। और जैसे कि मान लीजिए रघु और मोहन को ही ले लीजिए, तो मोहन के पास कितनी जमीन थी, रघु के पास कितनी जमीन थी, क्योंकि जब तक ये सारा रिकॉर्ड नहीं होगा, तब तक जो झगड़ा होता है जमीन को लेकर, उसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। क्योंकि जैसे ही अगर हम पता चलेगा झगड़ा हुआ, तो प्रूव होना चाहिए ना कि किसके पास कितनी जमीन थी
और कौन अपनी जमीन से ज्यादा जमीन यूज कर रहा है, कौन दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लिया है। तो ये सारा रिकॉर्ड को रखा जाता है राजस्व विभाग के द्वारा। और इसे क्या किया जाता है, अलग अलग गांव में लोग इसे अलग अलग नाम से भी जानते हैं। कोई गांव में इसे पटवारी बोला जाता है, यानी राजस्व विभाग को ही। कोई गांव में इसे लेखपाल बोलते हैं। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके गांव में राजस्व जो विभाग है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो कहीं कर्मचारी बोला जाता है, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कहीं कानून को नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और ये क्या करते हैं, जमीन की लेखा जोखी, यानी कि कितनी किसके पास जमीन है, उस जमीन में किस तरह के अनाज उगाए जाते हैं, और भी आगे जाकर वो क्या क्या अनाज उगा रहे हैं, ये सारे रिकॉर्ड को वो मेंटेन कर कर रखते हैं अपने साथ। और अगर कोई झगड़ा होता है तो उसमें इसी रिकॉर्ड को इस्तेमाल करके दोनों के बीच में सॉल्यूशन दिया जाता है कि नहीं कौन गलत है और कौन सही है, कौन ज्यादा जमीन ले लिया है, कौन किसके जमीन में कब्जा कर लिया है। तो ये सारा काम क्या होता है, राजस्व विभाग का होता है, और वही ये सारा काम करते हैं। तो मोहन और रघु के खेतों को नाप कर यह देख सकता था, यानी कि जिस तरह से झगड़ा हुआ है मोहन और रघु में, तो राजस्व विभाग ही उसके खेत को नाप कर देख सकता था कि ये नक्शे से मैच करता है या नहीं। जो नक्शा वो बनाया है राजस्व विभाग, उसमें रघु का जमीन का नक्शा जो है और मोहन की जमीन का जो नक्शा है वो मैच कर रहा है कि नहीं, उसी के अनुसार वो दोनों में फिर डिवाइड किया जाएगा जमीन को। तो इस तरह से क्या होता है कि मेड़ को कौन खिसका दिया, यानी कि बीच में जो बाउंड्री था उसको कहाँ तक खिसका दिया गया है रघु के द्वारा, कितनी जमीन को आगे वो बढ़ा लिया है। तो ये सारा जितना भी होता है मामला, ये सारा राजस्व विभाग का काम होता है कि इसको सही तरीके से देखना और सही तरीके से नाप वाप करके उनका डिसीजन देना कि किसके पास कितनी जमीन थी। तो ये सारे रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है, राजस्व विभाग। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए आप लोगों को क्या दिया गया है, यहाँ एक रिकॉर्ड का यह कॉलम है जिसमें आप लोगों को अलग इसे खसरा 5 यानी कि रिकॉर्ड है उसे खसरा बोला जाता है। हम लोग गांव में भी बहुत बार सुनते होंगे इस नाम का कि हमारे पास खसरा नहीं है, जिसके कारण हमारा जमीन का मामला सुधर नहीं रहा है, क्योंकि उससे पता ही नहीं चल पा रहा है कि किसके पास, क्योंकि जब तक प्रूफ नहीं रहेगा तब तक कोई भी काम सही से नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जाम्पल देकर बताया गया है कि देखिए जैसे कि 0.75, एक मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ। जो इसका जमीन का मालिक कौन है, मोहन है, उसके पिता का भी साथ में नाम है। और यहाँ पे और भी चीज जानकारी इनके पास दी गई है कि कौन सी वो फसल करते हैं, कितने पर वो फसल करते हैं, और किन्हीं किन्हीं के पास, जिनके पास कुआं है, जिनके पास जानवरों के चारा के लिए चारागाह की व्यवस्था है। ये सारा डिटेल राजस्व विभाग क्या करता है, अपने पास रखता है। उसी का एक सैंपल यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया गया है। और देखिए इस तरह का वो क्या करता है, एक मैप बनाता है, एक खाका बनाता है, जिसके थ्रू हम लोग जैसे इंडिया का मैप देखते हैं ना, तो उससे पता चलता है ना कि हमारा स्टेट कहाँ है, हमारे इंडिया की जो बाउंड्री है वो अदर देश के साथ कहाँ कहाँ पे मैच करती है, कहाँ कहाँ से है। तो इसी तरह यहाँ भी क्या किया जाता है, जमीन का खाका बनाया जाता है, जमीन का मैप बनाया जाता है, जिसमें हम लोग को दिखाया जाता है कि इतना से इतना दूर तक किसका जमीन है। मान लीजिए ये 1 नंबर का जमीन है, यानी कि एक ए पर्सन का हो गया। ये जमीन 2 नंबर का है, मान लीजिए ये किसका है, ए पर्सन का हो गया, ये हो गया बी पर्सन का हो गया। तो इस तरह के सारे अलग अलग लोगों के बारे में खाका रखने का काम कौन करता है, राजस्व विभाग। तो इस तरह से देखिए कुआं के लिए ये साइन दिया गया है, यानी कि जैसे ऐसा जहां जहां है समझिए कि वो कुआं के बारे में बात है। ये है तो यानी पक्की सड़क है। तो सारी जमीन में क्या उसके अंदर क्या होता है, क्या रहता है, सारा डिटेल उसमें मेंशन रहता है। तो हम लोगों ने पुलिस का काम भी देखा, राजस्व विभाग का काम भी देखा। तो नेक्स्ट हम लोग चलिए यहाँ पे कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है जिसमें आप लोगों को बताना है कि आखिर जो हमारा जो खतियान यानी जिसे यहाँ खसरा बोला गया है, जमीन का जो कागज होता है, वो कब जरूरत पड़ता है एक इंसान को। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया गया है कि बताइएगा इसमें जरूरत पड़ता है या नहीं। जैसे कि है कि एक किसान दूसरे किसान से जमीन खरीदना चाहता है। मान लीजिए आप एक किसान हैं, आप दूसरे किसान के पास गए, बोले कि हमें तुम्हारी जमीन खरीदनी है। तो वो बोलेगा ठीक है आप खरीद लीजिए। तो अब वो बोल दिया तो क्या आप खरीद लेते हैं।
आप उसे पैसा भी दे दिए, ठीक हम आपकी जमीन खरीद लेते हैं, तो ऐसे तो नहीं होता है, क्योंकि कल होके वो बोलेगा कि नहीं आप तो मेरा जमीन नहीं खरीदे हैं, तो कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए क्या हमें कागज की जरूरत पड़ती है, ताकि वो एक कागज रहेगा जो हमारे पास भी प्रूफ के लिए रहेगा, जो उसके द्वारा ट्रांसफर की जाएगी हमारे नाम पे। ये सारा आगे का प्रोसेस होता है, यानी कि कागज की तो जरूरत पड़ेगी सबसे पहले, तभी तो हम जान पाएंगे कि आखिर ये जमीन इस इंसान का है भी या नहीं है, और है तो कितने दूर तक इसकी जमीन है, या झूठ बोल रहा है। जैसे रघु ने अपनी जमीन को आगे बढ़ा लिया था मोहन की जमीन तक, तो इस तरह के भी मामले होने से, यानी कि आगे झगड़ा ना हो, इससे बचने के लिए हम लोगों को एक प्रॉपर कागज होना चाहिए उस जमीन की। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट है कि एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है, तो यानी कि एक फसल बेचना है, तो क्या इसमें कागज की जरूरत पड़ेगी। तो क्या है, जनरली फसल बेचने में हमें कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जमीन नहीं बेच रहे हैं और जमीन फसल बेच रहे हैं, तो फसल के बदले हमें वो पैसा दे देगा, क्योंकि वो फसल जो हम उसे दिए उसके कारण हमें रिटर्न में क्या मिल गया, पैसा मिल गया, तो मामला वहीं खत्म। एक किसान को अपनी जमीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज लेना है, तो इसके लिए भी हमें कागज दिखाना पड़ेगा बैंक में कि जो जमीन में हम कुआं खोदना चाहते हैं वो एक्चुअल में हमारी जमीन ही है, और हम अपनी इच्छा से उसमें कुआं खोदना चाहते हैं। हम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, या किसी के द्वारा दूसरे की जमीन नहीं लिया गया है मेरे, यानी कि मैंने किसी के दूसरे की जमीन नहीं ली है, मेरा खुद का जमीन है जिसके कारण हम लोन ले रहे हैं, क्योंकि बैंक उसी के आधार पर कर्ज देता है, क्योंकि अगर आगे जाकर हम कर्ज नहीं चुकाते हैं तो उस जमीन क्या है बैंक अपने कब्जे में ले सकता है। तो एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है, तो ये खाद खरीदने में कोई भी जमीन के कागज की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में भी देखते हैं कितने किसान लोग जाते हैं अपने अपने खेतों के लिए खाद खरीदते हैं, कोई भी बीज खरीदते हैं, तो हर जगह क्या जमीन के कागज नहीं दिखाना जरूरी है, क्योंकि इसके लिए हमें जरूरी नहीं है, क्योंकि हम उससे जमीन के बारे में डील नहीं कर रहे हैं, हम अपना फसल ले रहे हैं, हम अपनी जमीन पे लगाएंगे। एक किसान अपनी जमीन अपने बेटे एवं बेटियों में बांटना चाहता है, तो इसके लिए भी क्या होगी, हम लोगों को इसमें जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें होती है जिसमें जमीन के कागज की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग देखें तो हम लोग बहुत सारे क्या होते हैं, अपने अपने घर में देखेंगे, आप अपने अपने घर में अपने पापा मम्मी से पूछेगा क्या हमारे घर में भी जमीन के कागज हैं या नहीं, अगर नहीं है तो जरूरत है उसे रखने की, क्योंकि आगे भविष्य में ऐसा हो सकता है कि कोई आपका रघु जैसा आदमी हो और वो जमीन को कब्जा कर ले, तो उस समय पे हमारे पास कानूनी तौर पर वो कागज होनी चाहिए, जिसके थ्रू हम वो उसको दिखा सके कि ये जमीन हमारी है, ये जमीन आपकी नहीं है। तो इस तरह की बातें हैं। तो सारा इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिला कि पुलिस के पास क्यों जाता है लोग, राजस्व विभाग अपना काम कैसे करता है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि भारत में सभी राज्य क्या है, जिले में बटे होते हैं, यानी हमारा जो भारत है उसमें हर राज्य में देखिएगा आप लोगों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। आप लोगों से भी पूछा जाए कि आप लोग किस राज्य से आते हैं, तो आप लोग अपने राज्य का नाम मान लीजिए कि पंजाब बोलेंगे, या तो मान लीजिए आप बिहार बोले, मान लीजिए झारखंड बोले, तो पूछेंगे आप झारखंड में हैं तो आप किस जिले के हैं, तो आप फिर अपने जिले का नाम बताएंगे। तो उसी तरह यहाँ बोला जा रहा है कि भारत में आप देश के बारे में पूछा जाए तो बोलेंगे भारत हमारा देश है। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि भारत जो है उसमें सभी राज्य जो है वो जिले में बटे होते हैं, और जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे छोटे खंड में बांट दिया जाता है। जैसे हम लोग जिले के अंदर पे हम लोग प्रखंड देख सकते हैं, अनुमंडल देख सकते हैं, इस तरह का और भी इसका खंड किया जाता है, और जिले के उपखंडों को कई नाम से जाना जाता है, यानी कि इस जिले को जो कई उपखंड में बांट दिया जाता है, जिसे तहसील बोलते हैं, कहीं पे तालुका बोलते हैं, और अदर नाम से भी लोग जानते हैं इसमें। तो यानी कि सबसे ऊपर कौन होता है, जिलाधिकारी हुआ, और उसके नीचे कौन हुए, तहसीलदार हुए, यानी कि तहसील जो होगा उसकी देखरेख करने वाले को तहसीलदार बोलते हैं, और जिले के बारे में जिले का पूरा देखरेख की व्यवस्था करने वाले को जिलाधिकारी बोलते हैं। तो यानी कि जिलाधिकारी सबसे ऊपर होता है, उसके अंडर कौन काम करेगा, तहसीलदार। तो उन्हें विभिन्न मामलों में निपटाना होता है, पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं। अब जो मैंने आप लोगों को बताया था कि कहीं पे पटवारी बोलते हैं, कहीं पे राजस्व कर्मचारी बोलते हैं, कहीं पे कानूनगो बोलते हैं, तो ये सारा क्या है, वो तहसीलदार के अंदर आते हैं,
और ये पटवारी सही से अपना काम यानी कि राजस्व विभाग अपना सही से काम कर रहे हैं, सारे रिकॉर्ड को सही से मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, यानी कि हर एक लोगों का उसके पास रिकॉर्ड रखा हुआ है नहीं, ये सारा देखता कौन है, तहसीलदार देखता है। क्योंकि अगर कहीं भी कोई गड़बड़ हुआ तो वो तहसीलदार क्या करेगा, पटवारी को बोलेगा कि तुम ये क्यों नहीं रखा है, क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार सारा कौन होता है, पटवारी होता है। किसी की अगर जमीन की कागजी कार्रवाई पूरी तरह से या उसका रिकॉर्ड नहीं रखा है तो इस तरह से हम लोग देखें कि किसान जो है क्या कर सकते हैं, और ये जो रिकॉर्ड रखता है तो उसको किसान अपनी जरूरत के हिसाब से क्या उनसे ले सकते हैं, उनकी एक फोटोकॉपी जेरोक्स अपने पास रख सकते हैं ताकि उनके पास भी प्रूफ रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्टूडेंट जो भी रहते हैं बच्चे, वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है ताकि उसके थ्रू हमारा कास्ट सर्टिफिकेट भी बन सके। तो बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें क्या बोला जाता है कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। बहुत से कॉलेज स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो उसमें भी हम लोग को कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो इस कास्ट सर्टिफिकेट के लिए भी हम लोग को क्या चाहिए, अपने जमीन के जो कागज हैं वो चाहिए होते हैं, जो रिकॉर्ड है वो चाहिए होते हैं। ये सारा हम लोग को सुविधा दिया जाता है कि हम अपने जमीन के जो कागज है उसको अपने पास भी रख सकते हैं, उसकी जेरॉक्स कॉपी को। तो इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े जो विवाद है उसके मामले सुने जाते हैं, यानी कि जमीन से जुड़ा जितना भी मामला है उसका निपटारा कौन करेगा, तहसीलदार। यानी कि तहसीलदार का जो ऑफिस होता है वहां पे हम लोग जमीन से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो हम लोग जाकर वहां पे उनको बता सकते हैं कि हमारे जमीन में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं। जैसा कि हमने यहाँ एक कहानी के थ्रू समझा कि रघु जो था वो क्या किया था, मोहन की जमीन पे बहुत अधिक आगे बढ़ गया था अपनी जमीन से। तो इस तरह के मैटर को भी हम लोग किसके पास लेकर जा सकते हैं, तहसीलदार के पास। तो अब यहाँ पे आप लोगों को एक कानून के बारे में बताया गया है जिसका नाम है, एक नया कानून जिसका नाम है हिंदू अधिनियम धारा 2005। ये जमीन से रिलेटेड कानून है। क्या होता था कि पहले पहले क्या होता था कि सिर्फ जमीन पे किसके हकदार होते थे, लड़के लोग, यानी कि जो घर का लड़का है, घर का बेटा है, उसके उसके लिए ही जमीन को रखा जाता था, उसी के नाम पर ट्रांसफर होता था। यानी कि बेटी जो रहती थी उसको इस जमीन में कोई भी हिस्सा नहीं मिलता था। तो पहले ऐसा होता था और उसे क्या होती थी, सिर्फ बेटियों को समझा जाता था कि वो हमारे काम में खेत में हेल्प कर सकती हैं। जो भी महिलाएं होती थी घर में वो खेत में छोटे मोट हेल्प कर सकती हैं, वो उस जमीन की हकदार नहीं होती थी। तो इस कानून के थ्रू क्या किया गया कि अब ये कानून नया आ गया कि अब क्या है, उस जमीन की हकदार बेटे और बेटी दोनों होंगी। उस पे उसकी माँ का भी अधिकार होगा, उसमें उसकी बेटी का भी अधिकार होगा। तो इस नए कानून के मुताबिक क्या हुआ कि बेटे बेटियों और उसकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा मिलेगा, यानी कि सभी को इक्वल जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यह कानून क्या है, सभी राज्य में लागू है। यानी कि जो भी बेटियां हैं वो सुन रही हैं तो वो अब इस कानून के थ्रू अपने आप को अवेयर करें कि अब उनका भी हक है कि वो भी अपने अपने घर के जो जमीन है उसमें बराबर की हकदार होंगी। अब आगे देखते हैं, और इसमें क्या है, सभी राज्य के लिए ये कानून बनाया गया है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हो गए उसमें भी लागू, यानी कि हमारे पूरे देश में ये कानून लागू है। इसमें क्या होता है कि जितनी भी विमेन थी उसको बहुत फायदा हुआ, क्योंकि एक देखिए यहाँ पे दिया गया कैसे फायदा हुआ, क्योंकि अब जो वो सिर्फ काम कर रही थी, काम में हकदार थी, अब वो जमीन की भी हकदार होंगी। ताकि मान लीजिए अगर वो जमीन उन्हें दिया जाता है तो वो अपने आने वाले समय में अगर उनके पास कोई मुसीबत है तो या उनके पास रहने की जगह नहीं है तो वो उस जमीन का यूज कर सकती हैं और घर अच्छे से रह सकती हैं, उसका इस्तेमाल करके अपने आगे का भविष्य आगे बढ़ा सकती हैं। तो इस तरह के भी क्या हुए, उनको एक सुविधा मिली। तो हमारा चैप्टर में ये कानून को बताया गया है, क्यों, क्योंकि ताकि हम और आप सभी अवेयर हो सके इस बात में, क्योंकि अब हमारा भी सेम अधिकार है, जितना बेटों को अधिकार है उतनी बेटियों का भी अधिकार है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक पोयम दिया गया है कि एक बिटिया की चाह, इस पोयम का नाम है। तो चलिए हम इस पोयम को थोड़ा देखते हैं। बहुत ही अच्छा पोयम है। विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, यानी बोला जा रहा है कि हमारे जो पिता हैं उनको क्या ये घर विरासत में मिला है, यानी कि हमारे दादाजी से मिला है। यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से। और बोलती है कि अब यही जो दादाजी से मेरे पिताजी को मिला है, अब यही जो घर है वो मिलेगा मेरे भाई को।
पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या, यानी कि जब अधिकार नहीं मिला था तो उस समय की बातें बोली जा रही है कि लेकिन मेरा और मेरी माँ का क्या होगा, हमारे लिए तो कोई कानून ही नहीं है कि इस जमीन में हमारा भी हक होगा। बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, यानी कि छोटा सा ही हम लोग को बताया जाता है कि जो जमीन का हिस्सा होगा उसमें क्या है, औरतें बात नहीं करती, जो भी बेटियां हैं वो बात नहीं करती, क्योंकि उनका उस पर कोई भी हक कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। तो वो बोलती है कि लेकिन मुझे एक घर चाहिए जो बिल्कुल मेरा हो, यानी कि वो सिर्फ मेरा होना चाहिए, मेरे लिए भी कुछ हो ताकि हम भी अपने घर में रह सके, या नहीं कि हाँ दूसरे के घर में हम रह रहे हैं, मेरा कहीं अपना घर ना हो। और हमको बस अपना एक घर चाहिए, दहेज में हमको रेशम और सोना, यानी कि सोना चांदी मुझे दहेज के रूप में इतना देना, इसका कोई मतलब नहीं है, जबकि मेरा एक अपना घर ना हो। तो ये आप लोगों को एक कविता के थ्रू बताया गया है कि पहले की जो बेटियां होती थी, पहले की जो माँ है, उनका दर्द बताया गया है इस कविता के थ्रू। तो ये कहाँ से कविता लिया गया है, तो रिफ्लेक्शन ऑन माय फैमिली, अंजलि मंटेरियो, टीस मुंबई, उनके अंजलि मंटेरियो जो है उनके द्वारा ये बताया गया है अपनी फैमिली के बारे में एक पोयम के थ्रू, कि एक फैमिली के बारे में कि कैसे उनमें बेटियों में और बेटों में जो डिफरेंस था उसके बारे में यहाँ पे शो किया गया है। अब यहाँ बोला जाता है कि सुधा क्या थी, जिसके बारे में यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि सुधा एक थी जो पहले की एक बेटी थी, यानी कि जब ये कानून नहीं बना था तो उसकी जब शादी होती है तो वो एक पास के गांव में ही रहती थी, और उसके बाद उस समय तो उसे नहीं मिला था जमीन के बारे में बराबर का अधिकार। तो अब क्या होता है, जो जमीन का जब अधिकार बन गया तो ये सुधा सोचती है कि वाह अब तो बहुत अच्छा है, कम से कम आगे के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इस जमीन का इस्तेमाल कर सकती हूँ, इस जमीन जरूरत अगर मुझे कोई मुसीबत आई जरूरत पड़ी तो मैं इस जमीन का यूज कर सकती हूँ अपने लिए, यानी कि मुझे दूसरे के पास हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए एक क्या है, एक संपत्ति की तरह यह हमेशा उसके साथ रहेगी, ताकि आगे प्रॉब्लम जो भी आए तो उसे किसी के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको बताया गया है। तो यहाँ पे हमारा इसमें चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं था, बस यही सारे मेन जो बात थी वो मैं आप लोग को बता दी हूँ, जो इस चैप्टर के थ्रू आप लोग को समझाने की कोशिश की गई थी। तो ये चैप्टर क्या है हमारा यहाँ पे फिनिश होता है, और हम लोग क्या नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखते हैं फिर आगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन बेल को तो जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंच जाए। सो आई होप आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय किए होंगे। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।